नमस्कार, स्वागत है आपका टीम एजुकेशन इंडिया परिवार के इस इकोनॉमी की कक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग, आशा है कि आप लोग अच्छे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कक्षा में। सभी लोग आइए, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून जी। प्रद्युम्न कुशवाहा जी, खूब सिंह, शशि प्रकाश दीक्षित, रीता शेखर, प्रियंका प्रिया, रंजीत प्रजापति, अलका जी, संदीप कुमार, प्रियंका प्रिया, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए। तो बात कर रहे थे हम किस पे, हम जीएसटी टॉपिक पे बात कर रहे थे और जीएसटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, जैसे हमने जीएसटी की विशेषता के रूप में आपको बताया। जीएसटी की विशेषता के रूप में हमने आपको क्या बताया था कि जीएसटी एक कंप्रिहेंसिव टैक्स है। कंप्रिहेंसिव टैक्स का व्यापक अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि जीएसटी में बहुत सारे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को यहां पे समाहित कर लिया गया है। तो इसलिए जीएसटी को हम कंप्रिहेंसिव टैक्स कहते हैं। जीएसटी गंतव्य आधारित यानी उपभोग गंतव्य आधारित कर है। उपभोग गंतव्य आधारित का मतलब हमने आपको बताया कि वस्तु या सेवा का जहां पे उपभोग होगा जीएसटी उस राज्य को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मूल्य संवर्धित कर है, प्रत्येक चरण पर यानी बहुस्तरीय कर है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है तो जितने चरण बनेंगे, प्रत्येक चरण पे जो मूल्य संवर्धन होता है जीएसटी, उससे मूल्य संवर्धन पे लगाया जाने वाला टैक्स है। और हमने ये भी बताया कि जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, यानी जो टैक्स पे टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम जीएसटी से जितने भी सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य है यानी जो फैक्ट है उस पर हम बात करेंगे। तो सभी आ जाइए जी। जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है पूजा जी, ये तो कल ही बताए थे। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये कल ही तो बता दिए थे। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं। हाँ चलिए, हो गया। आइए अब यहां पे हम बात करते हैं। तो एक विशेषता हमने आपको बताया था कि जीएसटी जो है, एक विशेषता हमने आपको क्या बताया था कि जीएसटी जो है ये कंप्रिहेंसिव टैक्स है, ठीक। तो यहां पे आप लिखेंगे जीएसटी कंप्रिहेंसिव टैक्स है। जीएसटी कंप्रिहेंसिव टैक्स है, यानी ये एक व्यापक के कर है। कंप्रिहेंसिव टैक्स का मतलब यहां पर क्या हुआ कि इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर को इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के इसमें अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, ठीक। तो जीएसटी एक कंप्रिहेंसिव टैक्स है, यानी इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे पॉइंट आप लिखेंगे कि जीएसटी में केंद्र सरकार के शामिल अप्रत्यक्ष कर, ठीक। प्रत्यक्ष कर नहीं, अप्रत्यक्ष कर। अब यहां पे हम देखेंगे। हाँ, अब यहां पे देखिएगा कि जीएसटी में केंद्र सरकार के कौन कौन से यहां पे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो इसमें आप लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क यानी वस्तु या सेवा के उत्पादन पे पहले जो शुल्क लगाया जाता था। अगर हमारे देश में कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, जब भी आप वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो उस पे पहले से एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उत्पादन पे उत्पाद शुल्क लगता था। अब उसको जीएसटी के अंतर्गत यहां पे हम शामिल कर लिए हैं। तो केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, यहां पे केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क को शामिल किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा नशीली पदार्थों पर, सारी चीजें बताए हैं आपको,
राज्य सरकार के द्वारा जो उत्पाद शुल्क नशीली पदार्थों पर लगाया जाता था, बीड़ी गुटखा पान शराब पे जो लगाया जाता था, उसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। वो राज्य सरकारों के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था, तो उसको जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो यहां पे क्या है कि केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पे यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेवा कर को शामिल किया गया है। सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को शामिल किया गया है। सर्विस टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा यहां पे सेवा कर को शामिल, इसके अलावा जीएसटी के अंतर्गत यहां पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी को यहां पे शामिल किया गया है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी अतिरिक्त सीमा शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया। याद रखिएगा, ये सीमा शुल्क नहीं है, ये अलग से बहुत अलग अलग प्रकार के कुछ सीमा शुल्क लगाए जाते हैं। तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी अतिरिक्त सीमा शुल्क को यहां पे जीएसटी में शामिल किया गया है। क्लियर, चलिएगा। तो यहां पे चौथे पॉइंट पे यहां पे हम बात करेंगे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। ये सब सीमा शुल्क, एक सामान्य सीमा शुल्क लगाया जाता है, जनरल एक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो सीमा शुल्क को अभी भी जीएसटी से हम बाहर रखें, लेकिन ये जो अलग अलग कुछ विशेष प्रकार की जो सीमा शुल्क है, जैसे एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ठीक है, इनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। तो यहां पे लिखिएगा, महत्वपूर्ण यहां पर क्या है, महत्वपूर्ण यहां पे जो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो एक है ये केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल, और एक सेवा कर के उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों यहां पे आपको याद रखने वाली बात है। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे अप्रत्यक्ष कर है जो कि जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क और सेवा कर। चलिएगा, अब आइए राज्य सरकार के बहुत सारे हैं, तो राज्य सरकार को यहां पे देखा जाए तो यहां पे हम लिखेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत शामिल राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, ठीक। जीएसटी के अंतर्गत शामिल राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर को यहां पे हम देखेंगे। अब यहां पे लिखिएगा पहला इसमें लिखिएगा सेल टैक्स को यहां पे कहे, सेल टैक्स की ही जगह पे वैट आया था, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो यहां पे सेल टैक्स यानी ये इसे बिक्री कर कहते हैं, और इसे मूल्यवर्धित कर कहते हैं, मूल्यवर्धित कर। तो सबसे पहले वैट से पहले राज्य सरकार क्या लगते थे, वस्तु या सेवाओं की बिक्री पर सेल टैक्स लगाया करते थे। सेल टैक्स का स्थान लिया था वैट, और वैट का स्थान ले लिया जीएसटी। यानी सेल टैक्स को भी जीएसटी में हम शामिल कर लिए हैं, या वैट को भी जीएसटी में हम शामिल कर लिए हैं, और ये सब राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे इंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। तीसरा मनोरंजन कर, तीसरा हो गया ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स, इसको भी जीएसटी में शामिल किया गया है। चौथा की यहां पे हम बात करेंगे तो लग्जरी
अगर आप पे आरामदायक वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पे अलग से आपको लग्जरी टैक्स देना पड़ता है, ठीक, लग्जरी टैक्स। पांचवा यहां पे याद रखेंगे लॉटरी टैक्स। लॉटरी वगैरह आप खरीद रहे हैं तो लॉटरी टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। छठे पे तो यहां पे बेटिंग टैक्स, बेटिंग टैक्स यानी सट्टा कर, बेटिंग टैक्स हो गया, सट्टा कर। सातवें नंबर पे यहां पे गैम्बलिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स यानी जुआ कर। तो इन सबको जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत शामिल राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष का सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, बेटिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, ये सब जीएसटी में शामिल कर लिया गया। तो यहां पे आपने दोनों देखा कि जीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार के कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार के कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है, ये दोनों यहां पे आपने लिखा, ये पहला और ये दूसरा। चलिएगा इतना लिख लिए, ये सब फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। अब यहां पे देखेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से करों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए सामान्य रूप से जुआ खेलेंगे तो गैर कानूनी है, लेकिन कहीं कहीं पे आप जाएंगे तो कहीं कहीं पे स्पेशली उसका हम नाम पिक्चर वगैरह में आप देखे होंगे, क्या, कैसीनो। हाँ जी, तो कैसीनो में जाके आप खेलते तो एक जुआ है, वो लीगल है। सड़क पे आप खेल रहे हैं, एक दूसरे को लाभ उठा रहे हैं और आप सरकार को तो टैक्स देंगे नहीं, तो वो गैर कानूनी। हमने क्या कहा कि जिस कमाई गई आय पर यदि आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, जिससे कमाई गई आय पर आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, वो क्या हो जाता है, इलीगल मनी हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाता है। लेकिन अपनी कमाई गई आय पर सरकार को आप टैक्स देंगे, और कैसीनो वगैरह होता है, बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, मुंबई वगैरह में जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे, कैसीनो होता है, तो वहां पे आप पे जाके अपना क्या करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वहां पे जुआ खेलते हैं, तो वो लीगल होता है। वहां पे सब गवर्नमेंट के थ्रू होता है, आपके पास जाइए वहां पे एंजॉय करिए, जुआ खेलिए, तो लीगल होता है। तो ये उसकी बात हो रही है, ये गली मोहल्ले में जो लोग जुआ खेलते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। गली मोहल्ले में लोग जुआ खेलते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है, तो ये उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ चल, हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब यहां पे एक हेडिंग बनाइएगा, कि जीएसटी के अंतर्गत शामिल ना किए जाने वाले, जीएसटी के अंतर्गत शामिल ना किए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर निम्न है, चलिएगा यहां पे ये पॉइंट आप बना लीजिएगा। अब कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष कर हैं जो कि जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए। अभी तक इसको अलग से रखा गया है, ठीक है। चलिएगा, तो पहला यहां पर लिखिएगा स्टांप ड्यूटी, पहला आप लिखेंगे स्टांप ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी, ठीक। दूसरा स्टांप ड्यूटी, दूसरा यहां पे लिखेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी सामान्य सीमा शुल्क। सामान्य जो सीमा शुल्क है अभी भी ये बाहर है, सामान्य सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी,
जो सामान्य सीमा शुल्क है, एक देश से दूसरे देश सामान आता जाता है, तो सामान्य सीमा शुल्क को अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। तीसरा यहां पर लिखेंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क को अभी भी बाहर रखा गया है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पाद शुल्क। चौथा यहां पे आप लिखेंगे टोल टैक्स, पथकर, टोल टैक्स। पांचवा यहां पे आप लिखेंगे, हो गया रोड टैक्स, वाहन खरीदते समय एक बार लगने वाला कर, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे रोड टैक्स कहते हैं। कोई भी आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदते हैं तो एक बार आप एक के अमाउंट देते हैं, तो वाहन खरीदते समय एक बार लगने वाला जो टैक्स है वो रोड टैक्स के नाम से जाना जाता है। आगे अगला मंडी शुल्क, मंडी शुल्क आप लिखेंगे, इसको लेवी भी कहा जाता है। लेवी टैक्स भी इसे कहते हैं। मंडी में कृषि उपज की बिक्री पर लगाया जाने वाला ये कर होता है, ठीक। और सरकार इसका इस्तेमाल मंडी के रखरखाव के लिए करती है। चलिए बोल दे रहे हैं फिर से, मंडी शुल्क यानी लेवी टैक्स। तो मंडी में जब आप किसान ने या कोई भी कृषि उपज बेचने के लिए ले जाई जाती है, देखते हैं ना मंडी में एक थोक मंडी होता है जहां पे अनाजों की खरीद बिक्री होती है। तो मंडी में जहां पर किसानों के द्वारा वहां पर कृषि उपज अपनी बेचने के लिए लेके जाते हैं, तो वहां पे एक मंडी शुल्क लग जाता है। तो ये मंडी शुल्क सरकार, इससे जो पैसा मिलता है सरकार को, वो सरकार अपने पास नहीं रखती, वो मंडी के ही रख रखाव के लिए खर्च कर देती है। यानी मंडी शुल्क से जो भी पैसा आता है वो मंडी के रख रखाव के लिए खर्च कर दिया जाता है, और वही मंडी शुल्क है। तो इतने प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, ये राज्य के द्वारा लगाया जाता है। तो स्टाम्प ड्यूटी, सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, पथकर, वाहन खरीदते समय लगाया जाने वाला रोड टैक्स, मंडी शुल्क, ये सब जो है ये अभी भी जीएसटी से इसको बाहर रखा गया है, अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्लियर? हाँ जी, हो गया। हाँ, टोल टैक्स की बात करें, देखिएगा टोल टैक्स क्या है। आप नेशनल हाईवे पे चलते हैं, आप देखते हैं ना NH 76, NH 85, NH 88, जब नेशनल हाईवे पे आप चलते हैं, तो जब नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो वहां पर क्या लगता है, आप देखते हैं कि शटर एक के है, आप गाड़ी रोक दी जाती है और वहां पे आपको वहां पे एक पैसा देना पड़ता है। तो जब नेशनल हाईवे पे आते जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, जिस नेशनल हाईवे पे जाएंगे एक टोल टैक्स आपको मिलेगा, तो वहां पे वो देना पड़ता है, ठीक है, चलेगा। तो ये जो है आपका टोल टैक्स। आइए आगे अब यहां पे बढ़ते हैं। अब आइए, अब यहां पे
हम जीएसटी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो यहां पे लिखिएगा जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से, ये सब आपको याद करने वाली चीज है। इन सारी चीजों में समझना कम है, याद ज्यादा करना। तो जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहां पे आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। ये हो गया आपका क्या, जीएसटी। ये आपका जीएसटी हो गया। अब इससे संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण तथ्य है आप लिखते जाइएगा। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स, एक बड़ा पेज ले लीजिएगा, एक सादा पेज आप ले लीजिएगा, उसमें सारी चीजों को इसी तरीके से एक चक्र के रूप में लिखिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाएंगे तो एक बार एक झलक इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये पहला हो गया। आगे यहां पे हम बात करेंगे तो ये जीएसटी क्या है, सीजीएसटी के रूप में है, एसजीएसटी के रूप में है, यूटी जीएसटी के रूप में है और आईजीएसटी के रूप में है। क्लियर। आगे यहां पे हम क्या देखेंगे कि ये जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 प्रकार के यहां पे टैक्स को लगाया जाता है। जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28%। आगे यहां पे हम बात करेंगे तो जीएसटी क्या है, ये उपभोग्य गंतव्य आधारित कर है, साथ ही मूल्यवर्धित कर है, मूल्यवर्धित है, साथ ही बहुचरणीय है, बहुचरणीय है, और यहां पे क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें शामिल नहीं होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को क्या किया गया, लागू किया गया। इसके अलावा यहां पे हम देखेंगे कि 101वां अधिनियम के रूप में ये क्या हुआ, पारित हुआ। लेकिन 122वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में ये क्या हुआ, लाया गया था। तो विधेयक पूछे तो 122वां अधिनियम पूछे तो 101वां अधिनियम, ठीक है। हाँ जी, संविधान संशोधन। आगे यहां पे हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार की जब बात आएगी, अंतर्राज्यीय व्यापार की जब बात आएगी तो आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये पहले बताए थे। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए, किस अनुच्छेद में, तो 269A अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, 269A, ठीक। अब आइएगा, अब यहां पे और आगे हम बढ़े और सारी चीजों को यहां पे हम देखें तो यहां पे बात करेंगे तो जीएसटी परिषद की यहां पे हम बात करें तो जीएसटी परिषद का किस अनुच्छेद से ये जुड़ा हुआ है, जीएसटी परिषद 279A से ये जुड़ा हुआ है जीएसटी परिषद। और इसका अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी परिषद का, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये वित्त मंत्री होता है। ये वित्त मंत्री भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद जिसका संवैधानिक संशोधन 279A है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो भारत का वित्त मंत्री, यानी भारत सरकार का वित्त मंत्री ये होता है, ठीक है। आगे यहां पे हम बात करेंगे
आगे यहां पे हम बात करेंगे कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने लाया? तो फ्रांस में आया था। फ्रांस में 1954 में जीएसटी सबसे पहले लाया गया था। भारत में अगर हम कहें कि भारत में सबसे पहले जीएसटी तो ये असोम के द्वारा लाया था, असोम के द्वारा, ठीक। असम भी आप कहते हैं, असोम के द्वारा, ठीक। अब यहां पे सबसे अंत में किसने जीएसटी को लागू किया? भारत में सबसे पहले ये लागू किसने किया था? असोम ने। और सबसे अंतिम में किसने लागू किया? तो सबसे अंतिम में लागू किया जम्मू कश्मीर ने सबसे अंतिम में इसको क्या किया? लागू किया। चलिए, और जीएसटी की जो अवधारणा है ये सहकारी संघवाद के रूप में है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर जीएसटी को क्या करेंगे? यहां पे चलाएंगे। आइएगा, इतने सारे फैक्ट आपको यहां पे मिल गए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपके दिमाग में यहां पे बैठ जाए। आइए, तो जीएसटी का यहां पे मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी 4 प्रकार के रूप में मुख्यतः आया था, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। 4 करों को शामिल किया गया है, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी की विशेषता उपभोग्य गंतव्य आधारित है, मूल्य वर्धन पे लगाया जाने वाला टैक्स है, बहुचरणीय यानी प्रत्येक चरण पे लगाया जाने वाला टैक्स है और इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट को शामिल नहीं है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 101वें अधिनियम के रूप में पारित हुआ था। 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आया था। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो तो इस पे आईजीएसटी की अवधारणा आ जाती है। साथ ही साथ आयातित वस्तुओं पर क्या लगाया जाता है? तो आईजीएसटी लगाई जाती है, जिसका संबंध है जो संवैधानिक संशोधन किया गया 269A से, ठीक है ना। अब आइएगा, अब जीएसटी में कोई भी चीज को बदलाव करना है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। जीएसटी काउंसिल का निर्माण अनुच्छेद 279A में संशोधन करके किया गया। जीएसटी सहकारी संघवाद के रूप में आया था, यानी केंद्र और राज्य मिलकर साथ में इसको चलाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों की सहमति पर इस पे निर्णय लिया जाएगा। सबसे अंतिम में जीएसटी को लागू किया जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जीएसटी को लागू किया असोम और विश्व में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था फ्रांस, विश्व में फ्रांस। चलिए, सारी चीजें हो गई, यहां पे समझ गए। हाँ जी, हो गया, अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे यहां पे बढ़े। अब यहां पे ठीक है, अब आइए थोड़ा सा जीएसटी के ऐतिहासिक पहलू को हम देख ले। हो गया होगा? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब यहां पे आगे बढ़ते, अब यहां पे हम देखते हैं जीएसटी का थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू। जीएसटी के ऐतिहासिक पहलू पे हम बात करते हैं। ऐतिहासिक पहलू पर यहां पे हम बात करते हैं।
चलिएगा, तो यहां पे आप लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि सन 2000 में पहली बार, सन 2000 में पहली बार, सन 2000 में पहली बार जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए, जीएसटी पर विचार विमर्श, जीएसटी पर विचार विमर्श से करने के लिए सन 2000 में पहली बार जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति आई थी, असीम दास, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई। ठीक, सन 2000 में, सन 2000 में पहली बार जीएसटी पर विचार करने के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि जीएसटी को अचानक लागू कर दिया गया, ठीक है ना, जीएसटी को अचानक नहीं लागू किया गया, बल्कि इस पे पहले से बहुत सारे विचार पहले से चले आए हैं, संसद में भी बहुत बार आया है, लेकिन ये कभी भी अधिनियम के रूप में पारित नहीं हो पाया, यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति का सिग्नेचर अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया और 101वां अधिनियम बन गया जीएसटी। ठीक है, तो सन 2000 में पहली बार जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। दूसरा पॉइंट, 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर, 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर गठित, 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर समिति ने, केलकर समिति ने वैट सिद्धांत पर जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया, जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया। ठीक है, पहले इस पर लिख ले, फिर उसके बाद एक बार इसको दोहराएंगे। ठीक है, सन 2006-7 में, सन 2006-7 में 2006-7 के बजट, सन 2006-7 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, शायद इस समय जेल में है। सन 2006-7 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ष 2010 से जीएसटी को लागू करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, आगे अगले पॉइंट पे यहां पे हम देखेंगे। इसके पश्चात अगला पॉइंट, इसके पश्चात भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए सिफारिश सबसे पहले 13वें वित्त आयोग द्वारा किया गया, 13वें वित्त आयोग द्वारा
किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? और इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। इसके अध्यक्ष विजय केलकर थे, विजय केलकर थे। आगे अगला पॉइंट, परेशान मत होइएगा, एक बार फिर से बात करेंगे, पहले लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, वर्ष 2011 में जीएसटी विधेयक को 115वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया, किंतु यह विधेयक संसद से पारित ना हो सका। संसद से पारित ना हो सका। अगला, जीएसटी 101वें अधिनियम के रूप में, जीएसटी 101वें अधिनियम के द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है। चलिए अब आइए इस पे एक बार और बात करें। इन सारे पॉइंट्स पे एक बार और बात करें, ध्यान से समझिएगा सारे पॉइंट्स को, सब याद हो जाएगा, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, तो सबसे पहले सन 2000 में जीएसटी पर विचार विमर्श के लिए कि जीएसटी को भारत में लागू किया जाए कि ना किया जाए, उचित समय है कि नहीं, तो सन 2000 में पहली बार जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? असीम दास गुप्ता समिति। नाम ही आप जानते हैं, जो अध्यक्षता करता है उसी के नाम पर समिति का नाम भी रख दिया जाता है। तो सन 2000 में पहली बार जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता असीम दास गुप्ता जी ने किया था। इसके बाद 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर एक समिति गठित की गई और वो विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया, इसलिए इसका नाम कर दिया गया केलकर समिति। तो सवाल यह भी आता है कि केलकर समिति का संबंध किससे है? तो केलकर समिति का संबंध यहां पे अप्रत्यक्ष कर से है, 2003 में आया था। तो यहां पे केलकर समिति ने यह सुझाव दिया, और आप जानते हैं कि जीएसटी भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर ही है। तो केलकर समिति ने यह सुझाव दिया कि जीएसटी को जब लागू करना है तो यह वैट के सिद्धांत पे लागू होना चाहिए, और यह लागू है भी, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने बताया कि जीएसटी की एक विशेषता क्या है? मूल्य संवर्धित कर। जीएसटी की विशेषता क्या है? कि जीएसटी मूल्य संवर्धित कर है, और वैट का मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडिशन टैक्स, यानी मूल्य संवर्धित कर। यानी एक विशेषता ये वाला ले लिया गया जीएसटी में, एक विशेषता वैट वाला। और ये सुझाव किसने दिया था? तो सबसे पहले ये केलकर समिति ने सुझाव दिया था कि जीएसटी को वैट के सिद्धांत पे लागू करिए, यानी मूल्य संवर्धन, प्रत्येक चरण पे जो मूल्य संवर्धन होता है उसी पर टैक्स लगाइए, और इस सिद्धांत को माना भी गया। क्लियर? इसके बाद सन 2006-07 का जब बजट पेश किया गया, 2006-07 का जब बजट पेश किया गया, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम जी थे। उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। पी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे, और पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी को 2010 से लागू किया जाएगा। लागू करने का एक प्रस्ताव भर रखे, केवल इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि, तो याद रखिएगा 2006-07 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2010 से जीएसटी को लागू
किया जाएगा देश में। एक प्रस्ताव था, लेकिन यह प्रस्ताव अमली जामा नहीं पहन सका, यानी बातें नहीं मानी गई। ठीक है, आगे इसके पश्चात भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए सिफारिश सबसे पहले किसने किया? 13वां वित्त आयोग। तो सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि किस वित्त आयोग का संबंध जीएसटी से है? तो 13वें वित्त आयोग का संबंध यहां पर क्या है? 13वें वित्त आयोग ने यह कहा कि जीएसटी को अब भारत में लागू करना चाहिए, और उस वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? वो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विजय केलकर थे, यही केलकर, ये वाले ही केलकर यहां पर अब क्या बन गए हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और ये पहले से ही जीएसटी की सिफारिश करते आए हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत में अब समय आ गया है कि जीएसटी को लागू किया जाए। ठीक है, चलिएगा आगे। यहां पे 2011 में अब जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन हुआ। 2011 में जीएसटी विधेयक को 115वें संविधान संशोधन के रूप में लाया गया। शुरुआत में संसद में क्या आता है? शुरुआत में कब कोई कानून बनाना है, कोई चीज को बनाना है, तो पहले प्रस्ताव आता है, विधेयक आता है। तो जीएसटी को देश में लागू किया जाए, तो इसके लिए सन 2011 में 115वां संविधान संशोधन विधेयक आया, लेकिन यह विधेयक के रूप में ही रह गया। विधेयक कानून का रूप तब लेता है जब वो लोकसभा से भी पारित हो जाए, राज्यसभा से भी पारित हो जाए, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे। तो 115वें संविधान संशोधन के रूप में आया तो था, लेकिन ये अधिनियम यानी कानून का रूप नहीं ले पाया। ठीक, लास्ट में सबसे पहले अब क्या है? आपने देखा कि जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आया। 122 फिर जीएसटी 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आया, और 101वें अधिनियम के रूप में यह पारित हो गया। यानी लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी कर दिया। तो ये 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू कर दिया गया। हो गया? समझ गए सारी बातों को? सारी बातों को समझ गए? तो ये जो टॉपिक है आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा यहां पे टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा सहकारी संघवाद को और अच्छे से आपको बता देते हैं। सहकारी संघवाद को, कि ये सहकारी संघवाद आपको याद रहे, क्योंकि नीति आयोग भी सहकारी संघवाद के रूप में काम करता है और जीएसटी भी सहकारी संघवाद के रूप में काम करता है। हाँ जी, देखिएगा, जीएसटी सहकारी संघवाद के रूप में काम करता है। इसका सामान्य सा मतलब क्या हुआ कि केंद्र राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेंगे। किसी भी प्रकार का अगर जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन करना होगा तो अकेले केंद्र संशोधन नहीं करेगा या राज्य संशोधन नहीं करेगा। जीएसटी सहकारी संघवाद के रूप में यहां पे आया था और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी भी प्रकार का क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। और यदि हम आपको जीएसटी काउंसिल की यदि हम आपको बात बताएं, जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी ये जो काउंसिल जिसका संबंध यही सहकारी संघवाद से है, तो इसमें अगर वोटिंग की बात करें तो यहां पे 1/3 हिस्सा यानी 33% जो इस पे निर्णय लेने का जिसका आनुपातिक अधिकार है, तो ये किसका है? केंद्र का। ये केंद्र का है। और साथ ही साथ 2/3 यानी लगभग 66% जो है ये किसका इस पे अधिकार है? तो राज्य का। राज्य। और कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा, कोई भी निर्णय इससे जुड़ा हुआ अगर लिया जाएगा तो कोई भी निर्णय 3/4 यानी
75% के मत पर पारित होगा। यानी इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति केंद्र अपने मन का करेगा या राज्य अपने मन का कर लेगा, ठीक है ना। तो जीएसटी काउंसिल की स्थापना ही की गई थी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, कि जीएसटी से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाएगा केंद्र और राज्य आपस में सहमति बनाकर लेंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र डायरेक्ट कोई निर्णय लेके और राज्यों पे थोप देगा, या राज्य कोई निर्णय लेके कहेंगे केंद्र से कि आपको माननी ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पे वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहां पे जीएसटी काउंसिल की बात करें तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इसमें केंद्र को 33% हिस्सा दिया गया है, जबकि राज्यों को यहां पे 2/3 यानी लगभग 66% यहां पे वोटिंग का अधिकार है। और कोई भी जीएसटी से संबंधित निर्णय लिया जाएगा संशोधन या सुधार करने का, तो इसमें 3/4 यानी ये टोटल 100% में 75% मत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी का एकाधिकार नहीं है, कोई मनमानी नहीं कर सकता, केंद्र भी मनमानी नहीं कर सकता, राज्य भी मनमानी नहीं कर सकता। आपस में मिलिए, बैठिए, बात करिए, सहमति पर निर्णय लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और कल अब आपकी जो क्लास होगी, आपकी अब छुट्टी है, ठीक। तो कल से छुट्टी जो है आपका 12 तारीख है, 12, 13, 14, 15, 4 दिन आपकी दिवाली की छुट्टी रहेगी। 4 दिन आपकी दिवाली की छुट्टी रहेगी। कल धनतेरस भी है, तो सभी आप जितने भी हमारे मित्र हैं सभी लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली खुशियों का पर्व होता है, आपस में मिलजुल कर आप अपने परिवार के साथ आप खुशियां मनाते हैं। तो बिल्कुल इस दिवाली में भगवान से आप यही मांगेंगे आप भगवान से, क्या कुछ तो मांगेंगे ना भगवान से। तो दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान से आप यही मांगिएगा कि हम तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम खाली ऐसे ही नहीं मांगे कि हम बैठे बैठे आप हमको नौकरी दे दो, या हमको अपने जीवन में जो चाहिए आप वो दे दो, या हमें सफल बना दो। आप ये कहिएगा कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पूरे जोश व जुनून के साथ मेहनत करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा 99% मेहनत है, कभी कभी 1% जो भाग्य है वो भारी पड़ जाता है। और वो 1% भाग्य आप भगवान से क्या करेंगे, मानेंगे कि हम मेहनत के लिए तैयार हैं, हम 99% मेहनत करेंगे, लेकिन 1% तो आप मेरा साथ दो। तो इस खुशी के साथ दिवाली के अवसर पे सभी को हैप्पी दिवाली, और खूब ज्यादा मस्ती करिएगा। देखिएगा, पढ़ना तो है ही, और बिल्कुल भी पढ़ने से कभी भी पीछे हटना नहीं है। लेकिन जब खुशियों के मौके आते हैं तो मन से तनाव को दूर करके, मन में जितनी भी सारी जो निराशाएं हैं, नकारात्मकता यानी जो नेगेटिव थॉट है, उन सबको साइड रखिएगा। जीवन तब तक है, ये केवल आज की ही हम बात नहीं बता रहे। आप अपने लक्ष्य को, जो आपका लक्ष्य है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो लक्ष्य अगर आपको मिल भी जाएगा तो जब तक ये जीवन रहेगा तब तक के आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। कही जाती है कि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। ये जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहेगा, तो बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं भागना है या परेशान नहीं होना। लड़ना सीखिए। बहुत सारी परेशानियां आएगी अभी आपको जीवन में, तो छोटी छोटी चीजों से जब आप लड़ना सीखेंगे ना, तो आपके अंदर एक के असीम ऊर्जा का जो भंडार है वो बनते जाएगा, और आपकी मुसीबतों से लड़ने का वो क्या होगा, एक के जोश देगा, एक एनर्जी देगा। तो कभी परेशान मत होइएगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर कभी भी निराश मत होना, और एग्रेसिव भी नहीं होना। हमेशा आपको अपने अंदर एक के भाव जो है, एक विनम्रता का जो भाव है और एक धैर्यशीलता वाली जो भाव है, वो हमेशा बनाए रखिएगा। और ये सब चीजें जो है ना, जब आप अंदर समाहित करेंगे तो हमेशा आपके जीवन में काम आएगा।
ये हमेशा आपके जीवन में काम आएगा। तो अच्छा मौका है, इसलिए सोचा कि आपसे ये सब थोड़ी सी बातें हम शेयर करें। किताबी बातें तो हम पढ़ते हैं, इसके आधार पर हम अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और ये मिलेंगे, लेकिन ये जो हम आपसे जो बातें 2 मिनट की यहां पे हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये पूरे जीवन भर काम आने वाली है, ये पूरे जीवन भर काम करने वाली है। तो मन में विनम्रता, धैर्यशीलता, निगेटिविटी, इन सबको दिवाली के समय पटाखा जला के, दीप जला के सबको जला दीजिएगा, सब खत्म कर दीजिएगा और एकदम सौम्य व्यक्ति बनिए, एकदम सौम्य व्यक्ति बनिए, जिससे सब आपको क्या करें, आपको ही खोजे। तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जब लोग कहें कि फला वो कहां है, वो कहां है, यार उसको बुलाओ, अच्छा लगता है बात करने में। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, सबसे बड़ी आपकी पूंजी तो ये होती है, ठीक है ना। तो चलिए एकदम खूब मस्ती करिएगा, खूब मस्ती करिए और सभी को फिर से हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत आपको दिवाली की शुभकामना आज से दे रहे हैं, क्योंकि अब तो दिवाली बाद ही हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दिवाली एक नई ऊर्जा के साथ, दिवाली के बाद मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और आप भी एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलिए और फिर उसके बाद पढ़ेंगे भी और फिर मस्ती के साथ सारी चीजें हम लोग अपना कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।